हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों इसके वीडियो जो है कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे गति में, और गति में हम लोग देखे थे क्या क्या कि गति जो है कि कितने प्रकार की होती है, और चाल भी पढ़े थे और वेग भी पढ़े थे। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे औसत चाल और क्या औसत वेग। तो दोस्तों यदि आप उन वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। प्रत्येक जो है कि वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो जाकर जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जो है कि प्रत्येक दिन का जो है कि वीडियो आपको आज सेव किया गया है, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोग औसत चाल और औसत वेग। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है कि लास्ट में जो है कि जितने भी गति के समीकरण होते हैं सभी को जो है कि हम स्क्रीन पर जो है कि दिखाया जाएगा, स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, जो है कि आप उनका जो है कि स्क्रीनशॉट कर लेंगे। क्योंकि जब भी अभ्यास चालू किया जाएगा वहाँ पे जो है कि उस फार्मूलों का जो है 19 जो है कि फार्मूलों का उपयोग किया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट जो है कि आप लोग अंतिम में जरूर कर लेंगे और उन फार्मूलों को याद रख लेंगे कि फार्मूला जो है कि क्या क्या होता है, किस समय कौन सा फार्मूला उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, चलिए सब कुछ हम वहाँ पे जो है कि अंतिम में पढ़कर हम बताएंगे, वहाँ से आप लोग याद रखेंगे। कहता है कि औसत चाल और औसत वेग। तो पहले हम लोग समझना है कि औसत जो है कि वेग क्या होता है। चाल तो हम लोग पढ़े थे और वेग भी पढ़े थे इसके पिछले वाले वीडियो में। अब हम लोग देखेंगे औसत वेग और औसत क्या चाल। इसके बाद हम लोग डिस्कस और कर लेंगे कि एक समान गति क्या होती है और असमान गति। ठीक है, तो गति हम लोग स्टार्ट किए थे तो उसको मैंने छोड़ा था कि बाद में जो है कि उसका जो है कि समझाया जाएगा, उसको बाद में समझाया जाएगा। लेकिन हम लोग इसको समझने के बाद हम लोग तुरंत जो है कि उसको पढ़ेंगे। औसत चाल क्या है और औसत वेग। तो औसत चाल यहाँ पर देखेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में जो चली गई दूरी होती है, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटा में कुल समय। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के तौर पे हम लोग जरा समझते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं यह कोई रास्ता है फ्रेंड्स, यह ए है, ये बी है और ये क्या है सी। तो ए से बी की दूरी जैसे मान लीजिए हम लोग का सपोर्ट दैट लेकर चल रहे, ये नहीं समझना कि ऐसे इतना कितना हो सकता है। ठीक है, तो ए से बी की दूरी यदि 5 किलोमीटर की है और बी से सी की दूरी यदि 2 किलोमीटर की है, और ए से जो है कि सी की दूरी यदि मान लेते हैं हम लोग कितना मान सकते हैं, 4 किलोमीटर मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए तो ए से बी मान सकते हैं यह शहर है कोई, ए शहर से चले हैं बी शहर पे, बी शहर से सी शहर पे, सी शहर से कहाँ ए शहर पे। तो हम लोग विस्थापन में पढ़े थे ना कि विस्थापन तो शून्य आपका हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ये बताइए, ए से यदि बी तक हम लोग चलते हैं 5 किलोमीटर यदि चलते हैं तो क्या चलने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? चलने में तो समय लगेगा। जिससे मान लीजिए ये मीटर में ले लीजिए, ठीक है, या किलोमीटर में ही ले लीजिए, कोई बात नहीं। किलोमीटर में लेंगे तो आपका जो मात्रक लगेगा किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, यदि मीटर में लेते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। मात्रक को आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना, कि किस में है और किस में हम ले चल। जैसे एक से ए से चला है 20 शहर पे, तो मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर की दूरी तय किया है तो 1 घंटे का समय लिया है। कितने घंटे का? 1 घंटे का समय लिया है। और जो है कि बी से जो है कि सी तक चला है, इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए ना, 2 घंटा कर लीजिए या इसको 3 घंटा कर लीजिए। और यहाँ से यहाँ तक हम लोग जैसे मान लीजिए 2 घंटे में पहुँचते हैं, और यहाँ से सी से ए तक यदि पहुँचते हैं तो यहाँ पर समय हम लोग का लगता है जैसे 3 घंटे का। ठीक है, तो समझेंगे फ्रेंड्स, ये कह क्या रहा है जरा हम लोग समझना है औसत चाल ना। तो कहता है कि यदि कोई गाड़ी जो है या कोई व्यक्ति जो है ए से बी पर पहुँचा और बी से कहाँ पहुँच गया, सी पर पहुँच गया, तो कहता है फ्रेंड्स कि आप लोग ये बताइए कि औसत चाल आपकी कितनी है। औसत चाल आपकी कितनी है? तो औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी चाहिए अब बटा में कुल समय, यानी कि जितनी दूरी आप तय किए हैं उन दूरियों में जो है समय कितना लगा है। ठीक है, अब देखिए तो औसत चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
औसत चाल बराबर होता है क्या, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। तो कुल दूरी कहाँ से कहाँ तक, ए से बी और बी से कहाँ, सी। तो ए से बी और बी से सी, देखते हैं कितना किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये, 5 2 7 किलोमीटर। यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि 5 किलोमीटर आधन कितना 2 किलोमीटर। आप बाटा में आएंगे समय, कुल समय, तो समय कितना लिया है यहाँ से यहाँ तक आने में, 3 आ 2 5, यानी कि 3 आधन कितना दोस्तों 5, बराबर हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा। अब बाटा में 3 आ 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 बाटा में कितना 7। अब मात्रक क्या लगेगा जरा समझिए, हाई 7 है ना, तो यह किलोमीटर हुआ। देखिए जब मात्रक आप रखेंगे तो खुद मात्रक याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मान आप मात्रक में रखेंगे। यहाँ पर जब मात्रक इसका रखा जाएगा तो खुद अपने आप आ जाएगा, यानी कि यह है घंटा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 7 बटा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो औसत चाल हो जाएगा 7 से कम 7 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर 2 बच गया ना, तो 20 हो जाएगा, तो 5 चौको 20, यानी कि 1.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि यह मीटर में होता और मीटर में जब रहेगा तो यह घंटा जो है किस में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए, ठीक ना, किस में होना चाहिए, सेकेंड में, तब हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन घंटा में है, किलोमीटर में है तो हम लोग घंटा में ले चलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि एक किलोमीटर में है और एक किस में है, सेकेंड में, ऐसा नहीं। ये जब किलोमीटर में होगा तो ये घंटा में होगा, ये मीटर में होता है तो ये किस में होगा, सेकेंड में। ठीक ना, तो ये आपको जो है कि समझ में आ गया है। चलिए तो थोड़ा और हम लोग देखते हैं, इसमें आपको करना क्या है। जैसे हम लोग अब चलते हैं औसत चाल की बात करते हैं, तो अब देखिए थोड़ा और इसका देखते हैं औसत चाल। जैसे यहाँ पर तो कहाँ से कहाँ चला, ए से बी तक पहुँचा ना, ए से बी तक पहुँचा था, बी से सी तक, और सी से कहाँ पहुँच गया, ए पर। ठीक है, देखिए औसत चाल की अब बात की जाए, औसत चाल, लाल हो रहा है, लाल नहीं है ये चाल आ जाए चाल। ठीक है, तो औसत चाल की बात करेंगे तो कुल दूरी कितना है, ए से बी, बी से सी, सी से ए, तो 5 किलोमीटर ये हुआ, आधन 2 किलोमीटर ये हुआ, हाई 4 किलोमीटर हुआ। अब बाटा में कुल समय देखिएगा, 5 किलोमीटर चलने में 3 घंटा लिया है, 2 किलोमीटर चलने में 2 घंटा लिया है, और 4 किलोमीटर चलने में यहाँ पर कितना घंटा लेगा भाई, 3 घंटा कर दीजिए, 3 घंटा लिया गया था ना, 3 घंटा। तो हम लोग का कुल कितना हो जाएगा जरा समझेंगे, तो हम लोग का कुल हो जाएगा 5 2 7 और 7 4 कितना हो जाएगा, 11 होगा का, बाटा में 3 2 5 और 5 3 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर लगेगा किलोमीटर और प्रति क्या घंटा, डिवाइड करके भी हम लोग पॉइंट में भी ले सकते हैं। तो ये रहा आपका क्या, औसत चाल। ठीक है, अब देखिएगा औसत चाल यदि देता है और समय भी देता है तो हम लोग दूरी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा यदि कुल दूरी निकालना है तो हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई कुल दूरी बराबर फार्मूला बनेगा औसत चाल और गुणे क्या, कुल समय। अब यदि कुल समय निकालना हो, औसत चाल दिया हो, कुल दूरी दिया हो, तो कुल समय निकालना है तो बस इसका चेंजिंग कुल दूरी बटा में औसत क्या, चाल। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद होगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कि जो यहाँ पर इतना रहने दीजिए इसको, औसत वेग है, औसत वेग में क्या होता है जरा समझेंगे। देखिए किसी वस्तु द्वारा एकांक समय का मैं बताया हूँ पहले ही, 1 सेकेंड में। ठीक है, यदि किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय, यहाँ पर एक समझेगा, वहाँ पर एकांक समय लिया है तो सेकेंड में हम लोग नहीं लिए थे ना, आप जो है घंटा में भी ले सकते हैं, मिनट में भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग बदलना है, जिसमें वह दूरी दिया रहेगा हम लोग उसी में कन्वर्ट करके ले चलना है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए कुल विस्थापन को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। जो कुल विस्थापन होता है दोस्तों, उस विस्थापन को क्या कहते हैं, वस्तु का जो है औसत वेग कहते हैं। तो सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा। देखिए तो कुल विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन में क्या होता है जरा समझिए। जैसे ए से बी तक चला, ए से बी तक, यहाँ पर समझ लीजिए ए से बी तक चले, बी से सी तक चले। ठीक है, और यदि विस्थापन की बात की जाए दोस्तों तो प्रारंभिक स्थिति और क्या लेते हैं, अंतिम स्थिति, यानी कि ए से सीधा के यहाँ तक
सी की दूरी लेते हैं, ए से कहाँ तक सी की दूरी लेते हैं, तो वही क्या कहलाता है आपका विस्थापन कहलाता है। तो हम लोग ए से चले, चलते 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 कहाँ पर रुक गए, सी पर रुक गए। तो ए से चले हैं, कहाँ पर रुके हैं, सी पर रुके हैं। तो ए से जहाँ से चले हैं, जहाँ पर रुके हैं, वहाँ से जो है सीधी दूरी उनका लेंगे। तो यह अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति, यह प्रारंभिक स्थिति, यह अंतिम है। तो इसके बीच की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना, 4 किलोमीटर। तो औसत वेग की बात है, तो औसत वेग बराबर होता है दोस्तों आपका होता है कुल विस्थापन। तो विस्थापन 4 किलोमीटर का हुआ कि नहीं हुआ। अब बाटा में कुल समय, अब यहाँ तक आए हैं ना, तो हेता नहीं तो विस्थापन हुआ, लेकिन कुल समय कितना लगा। अब ये नहीं कि इसको जोड़ेंगे, इसको नहीं, जो इतना आप लोग ये चले हैं, चलने के बाद जो समय लगा है, कुल समय हुआ है, यहाँ तक आए हैं चलने में, तो समय कुल लगा है। और विस्थापन इतना हुआ है ना, और कुल क्या समय, समय कितना लगा है, 3 दू कितना 5, 3 दू कितना दोस्तों 5 हाई किलोमीटर। अब प्रति क्या घंटा हुआ, अब डिवाइड करेंगे तो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद होगी कि ये इतना जो है कि समझ में आया होगा। यानी कि सिर्फ नहीं है तो आप लोग जो फार्मूला भी याद रखेंगे तो आसानी से जो है कि हम लोग सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो औसत वेग के लिए फार्मूला होता है कुल विस्थापन बटा में कुल समय, और औसत चाल के लिए फार्मूला होता है कुल दूरी बटा में क्या कुल समय। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जरा एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए एक समान चाल देखते हैं और असमान चाल कब होती है और एक समान चाल कब होती है, जरा उसका जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, तो एक समान चाल, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी यदि तय करती है तो हम लोग कहते हैं कि वह वस्तु जो है एक समान चाल से चल रही है। वस्तु जो है किस समान चाल से, यानी एक समान चाल से। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए यह कोई रास्ता है, ठीक है, यह ए है किलोमीटर पत्थर, यह बी है, यह सी है, और ये क्या है डी। ठीक है, अब देखिए, तो यदि मान लीजिए ए से बी तक जाने में यदि 5 किलोमीटर चलती है और समय यदि 5 मीटर चलती है, मीटर में ले लीजिए 5 मीटर चलती है, और समय 10 सेकेंड का लेती है, कितने का 10 सेकेंड का। ठीक है, बी से सी तक चली है, 5 मीटर चली है, और समय फिर 10 सेकेंड ली है। और फिर जो है कि सी से यदि जो है कि डी तक चली है, 5 मीटर चली है, और फिर जो है कि समय कितना ली है 10 सेकेंड। यानी कि देखिए समान समय है, और समान समय में जो है कि समान दूरी क्या कर रही है तय कर रही है। तो हम लोग कहेंगे यह जो गाड़ी चल रही है, ये जो गाड़ी चल रही है, गाड़ी किस चाल से चल रही है, एक समान चाल से। क्योंकि देखिए समान समय है और समान दूरी। देखिए 10 सेकेंड में पहली बार 5 मीटर चली है, फिर अगले भी 10 सेकेंड में पहली बार 5, दूसरी बार 5 मीटर, और अगले भी 10 सेकेंड में जो है कि तीसरी बार भी चली है, तो कितना मीटर 5 मीटर। यानी कि हर बार जो है यदि 10 सेकेंड का समय लेती है तो वह कितना मीटर चलती है, जो है कि 5 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो ये रहा क्या एक समान चाल। ठीक है, अब यदि हम लोग असमान चाल की बात करें, तो यदि जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं यह इसकी चाल कैसी है, असमान चाल है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक चला, 20 सेकेंड का समय लिया, और यहाँ से यहाँ तक 20 सेकेंड का समय लिया, तो 20 सेकेंड में जैसे मान लीजिए आपका 10 मीटर चल दिया। ठीक है, फिर अगले जो है कि 20 सेकेंड का समय लिया, लेकिन हम लोग 20 मीटर चल दिया। देखिए 20 सेकेंड का यहाँ पर भी समय लिया, लेकिन 20 जो है कि मीटर चल दिया। और फिर अगली बार भी जो है कि 20 सेकेंड का समय लेता है, लेकिन इस बार जो है कि 15 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति है यदि समान समय तो हमेशा ले रहा है कि भाई हमको हमेशा जो है कि 20 सेकेंड का समय चाहिए, पहली बार चलता है तो भी 20 सेकेंड चाहिए, दूसरी बार चलता है तो भी 20 सेकेंड चाहिए, यदि तीसरी बार चलता है तो भी कितना चाहिए 20 सेकेंड चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि ये हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि जब पहली बार चला है तो 20 सेकेंड समय लिया है, लेकिन 20 सेकेंड में कितना मीटर चला है 10 मीटर चला है। ठीक है, अब देखिए फिर वहां से जब चला है तो 20 सेकेंड चला है, लेकिन वहां से जब चला है तो कितना मीटर चल दिया है 20 मीटर चल दिया ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो इसकी रफ्तार थी 10 सेकेंड तो चला है, लेकिन उसकी रफ्तार क्या हुई है बढ़ गई है। अब बढ़ गई है तो कितना मीटर चला है 20 मीटर चला है। ठीक है, अब देखिए
फिर तीसरी बार जब चला है तो 20 सेकेंड का फिर समय लिया है, लेकिन तीसरी बार जब चला है तो कितना मीटर चला है, 15 मीटर। यानी कि जो तीसरी बार जब चला है तो 20 मीटर चला है ना दूसरी बार में, लेकिन तीसरी बार जब 15 मीटर चला है। इसका मतलब ये है कि जब तीसरी बार चला है तो कुछ चाल उसकी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इससे हम लोग कहते हैं क्या, यानी कि समान समय तो ले रहा है, लेकिन समान समय में क्या हो रही है, दूरी असमान दूरी तय हो रही है। तो उस समय हम लोग कहेंगे इसकी चाल कैसी है, असमान चाल, कभी तेज कभी धीमी, कभी तेज कभी धीमी। ठीक है, अब मात्रक तो ही रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड वाला ही मात्रक रहेगा। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं जरा, जो है कि हम लोग देखेंगे अब त्वरण। क्या देखेंगे, त्वरण। जरा त्वरण हम लोग समझते हैं कि त्वरण क्या है। ठीक है, अब देखिए त्वरण हम लोग समझ लेते हैं। तो समझेंगे त्वरण क्या है, किसी भी वस्तु में वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण। देखिए, किसी भी वस्तु का यदि वेग परिवर्तन किया जाता है तो उसमें जो आपका समय लगता है, ठीक है, वेग परिवर्तन के समय दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, देखिए कहता है कि किसी वस्तु में वेग में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। चलिए, तो त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन देखिएगा फ्रेंड्स, यदि त्वरण यदि कम होता है, ठीक है, त्वरण यदि क्या होता है, कम, यदि वेग यदि कम होता है, चाल यदि कम होती है, तो त्वरण का मान किस में आता है, माइनस में। यदि चाल कम होती है, वेग यदि कम होता है तो त्वरण का मान किस में लेंगे, माइनस। यानी कि मंदन यदि होता है तो जो है कि माइनस में चलेगा, और यदि वृद्धि होती है तो वह किस में होगा, त्वरण का मान प्लस में होगा। यदि वृद्धि होती है तो किस में, प्लस में। यानी कि वेग में यदि वृद्धि होती है तो त्वरण का मान प्लस में आता है, और जो वेग में यदि कमी होती है तो त्वरण का मान किस में आता है, माइनस में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है, यदि t1 समय पर वेग v1 था, पहली बार यदि समय लिया है 2 सेकेंड पर, यदि उसकी चाल जो है 25, देखिए यह कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर t1 था, यानी कि यहाँ पर जब 2 सेकेंड का समय ले रहा था तो इस समय यहाँ पर 2 सेकेंड का जब समय लिया तो इस समय इसकी चाल जो है 5 मीटर की है, मीटर प्रति सेकेंड। जब 2 सेकेंड यानी कि t1 था जब समय, t1 समय यानी कि 2 सेकेंड का जब समय था तो उस समय उसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड थी। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि फ्रेंड्स यदि उसकी चाल t2 का मतलब यह हुआ कि यदि चाल नहीं है, t2 समय है ना, यदि उसका समय, यदि समय 10 सेकेंड पर देखा जाता है, कितने सेकेंड पर, यदि समय जब 10 सेकेंड हो जाता है तो 10 सेकेंड पर उसकी चाल जो हो जाती है, चाल जो हो जाती है 20 मीटर प्रति सेकेंड की हो जाती है। ठीक है, यदि पहली बार यदि देखा जाता है, यानी पहले समय में जब समय हम लोग 2 सेकेंड पर देखे थे, 2 सेकेंड पर यदि देखा गया तो उस गाड़ी की चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड थी। और अगली बार हम लोग दूसरी बार जब देखें, जो है कि 10 सेकेंड बाद जब देखा गया, तो 10 सेकेंड बाद जब देखा गया तो उस गाड़ी की जो चाल है 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। ये पूछ रहा है कि भाई त्वरण बताइए कि त्वरण आपका कितना है, तो वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, औसत त्वरण बराबर होता है क्या, वेग परिवर्तन बटा में क्या, समय अंतराल, यानी कि वेग में परिवर्तन जो हो रहा है कितने का हो रहा है, और समय का जो अंतर है कितने का है। फार्मूला बनता है कि ये बराबर v2 माइनस v1 बटा में क्या, t2 माइनस t1। ठीक है, चलिए तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ से कि त्वरण यदि a फाइंड करना है, औसत त्वरण यदि फाइंड करना है, तो कहता है कि v2 माइनस v1, तो ये आपका t1 है और ये क्या है, v1 है। ये t2 में 10 सेकेंड है तो ये क्या है, v2, यानी v2 माइनस v1 यानी कि 20 माइनस क्या, और v1 का मान कितना है 5, और बाटा में t2 जब समय 10 सेकेंड हुआ फ्रेंड्स, तो आपका पहली बार t1 कितना था, 2 सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15 बटा में क्या, त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और आप लोग ये सोचेंगे कैसे होता है, देखिए यहाँ पर जो है कि 5 में से जो है 20 में से जो 5 घटाया गया है तो 15 तो हो गया, लेकिन ये चाल थी ना, तो वेग जो है मीटर प्रति सेकेंड में था। तो यहाँ पर यदि, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, ऊपर वाला है ना, तो ऊपर वाला जो मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड था, और बाटा में नीचे वाला समय था, समय किसमें था, सेकेंड में। तो इसका हर एक मानेंगे, इसको पलटेंगे तो यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड और गुणे 1 बटा में कितना, सेकेंड, और यह हो जाएगा मीटर बटा में सेकेंड से सेकेंड में क्या, सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया था,
यानी कि आपका मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर मात्रक फाइंड हो गया ना। आप यहाँ पर जब मात्रक रखेंगे, सोल्यूशन करेंगे तो अपने आप जो है कि मात्रक आ जाएगा। तो ये आपका मात्रक यानी कि औसत त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। या हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पर दिख रहा होगा कि नहीं, मीटर यहाँ पर जो है कि इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग कैसे सोल्यूशन किया गया है कि जो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये जो है कि त्वरण का मात्रक होता है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर इंटू, ये हर में है तो अंश में ले जाएंगे तो यहाँ पर घात प्लस में है, और अंश में जाएगा तो मात्रा, यानी कि सेकेंड का घात क्या -2, यानी कि मीटर इंटू सेकेंड का घात -2, ठीक है। ये आपका क्या है, मात्रक है, ठीक है। क्योंकि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और समय का जो मात्रक होता है सेकेंड होता है, और यह हो जाता है आपका क्या, मीटर प्रति सेकेंड होता है, और बटा में सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर होगा ही, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड क्या, स्क्वायर। यह रहा आपका त्वरण, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं अब गति के कुछ जो है समीकरण देख लेते हैं। और आप लोग ये याद रखेंगे, यदि वेग में परिवर्तन जब हो रहा है तो आपका यदि वेग कम हो रहा है तो वहाँ पर जो है कि माइनस में जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, यानी कि सोल्यूशन जब करेंगे तो आपका खुद ही मान जो है कि माइनस में आएगा। इसका मतलब जब माइनस में आता है तो कहा जाता है कि त्वरण में जो है कि कमी हो रही है, और यदि प्लस में आता है तो त्वरण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग को जो है गति के समीकरण पे चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीनशॉट करना है और स्क्रीन पर आपका जो है कि शो कराया जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर जो है कि दिखेगा, आप जो है कि स्क्रीनशॉट करेंगे, जो है कि हम सिर्फ पढ़कर उसको समझाएंगे कि आपका क्या क्या इसमें है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है गति के समीकरण है, ठीक है। जिसमें से इसमें दे रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, यानी प्रारंभिक वेग यानी पहली बार जो वेग होता है उसको u से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल u से, और एक समान त्वरण यानी कि जो एक समान त्वरण होगा वह a होता है, और t यानी कि समय जो होता है t होता है, और t सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है उसको s से इंडिकेट करते हैं, के पश्चात वस्तु का जो वेग होता है v हो जाता है, ठीक है। आप लोग समझे, प्रारंभिक वेग दिया हो, एक समान त्वरण हो, और t समय में यदि s दूरी तय करता है, s दूरी तय करने के पश्चात यदि उसका वेग v हो जाता है तो उस समय समीकरण बनता है नंबर 1, v बराबर होता है u प्लस at, दूसरा है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, जहाँ पर s समझ रहे हैं दूरी है, ठीक है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और a त्वरण है, और t क्या है, समय है, ठीक है। आप लोग सभी इसको याद रखेंगे। v स्क्वायर बराबर होता है, तो तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, चौथा है आपका st, ठीक है, बराबर u प्लस 1/2 a कोष्टक में 2t माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है नीचे कि st बराबर टीवे सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक है। इन टीवे सेकेंड में चली गई दूरी फाइंड करना हो तो आप लोग चौथा लगाएंगे, ठीक है, चौथा जो है फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें आपको दे रहा है, कुछ ऑप्शन दे रहा है, जो है कि आपको जो है कि महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, देखेंगे। यदि मंदन हो, पहले भी मैं बताया हूँ कि यदि मंदन होता है तो त्वरण का मान किस में आता है, ऋणात्मक में आता है, ठीक है। अब यदि दूसरा का दे रहा है कि यदि पिंड एक समान वेग से गतिमान हो तो त्वरण वहाँ पे 0 होता है, क्योंकि जब एक समान वेग से गति करेगा तो उसका जो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, वेग उसका एक ही समान रहेगा। हम लोग जानते हैं कि जो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन के समय दर को ही त्वरण कहते हैं, तो जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण नहीं होगा, यानी कि उस पर त्वरण आपका कितना होगा, 0, आप इसे याद रखें। तीसरा दिया है, यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि वस्तु कभी भी वस्तु जो है विराम अवस्था से यदि चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग जो होता है 0 होता है। प्रारंभिक वेग कितना होता है फ्रेंड्स, उसका प्रारंभिक वेग आपका 0 होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है कि यदि वस्तु अंत में रुकती है तो उसका अंतिम वेग 0 होता है। अब चलते चलते कोई वस्तु है, यदि चलते चलते रुक जाती है तो उस समय उसका जो वेग होगा यानी कि वह अंतिम वेग होता है, और अंतिम वेग आपका कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार वस्तु के सरल रेखीय गति रेखीय त्वरण में, यानी कि अब कह रहा है इसी प्रकार जो है यदि वस्तु जो है कि सरल रेखीय गति करती है तो उस समय त्वरण में आपका क्या होगा, देखिए नीचे दे रहा है, क्रमांक संख्या दिया है, परिस्थितियां दी गई हैं, और समीकरण यानी कि समीकरण का क्या समुच्चय भी दिया है। कहता है कि जब त्वरण ऋणात्मक हो, तो फ्रेंड जब त्वरण आपका ऋणात्मक होता है इसका मतलब कि वेग में जब परिवर्तन यानी वेग में कमी होती है तो त्वरण आपका ऋणात्मक होता है। तो उस समय आपका तीन समीकरण आपका क्या दिया गया है, पहला है v बराबर u प्लस at होता है, दूसरा आपका दे रहा है
सॉरी ये मिस्टेक हो गया, जब वो त्वरण धनात्मक होगा तब ना प्लस में होता है, यदि आपका माइनस होगा तब जो है कि यदि ऋणात्मक होता है तब तो आपका त्वरण माइनस में जाने लगेगा, तो फार्मूला गलत हो जाएगा। ये धनात्मक के लिए, पहला धनात्मक के लिए है। तो कह रहा है कि जब त्वरण धनात्मक हो अर्थात नीचे भी दिया है, तो पहला आपका दे रहा है v बराबर होता है u प्लस ए टी। कब ये लगेगा? जब त्वरण धनात्मक में होगा तब। और दूसरा दिया है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जहाँ पर u को हम लोग प्रारंभिक वेग बोलते हैं, v को अंतिम वेग कहते हैं, और जो a होता है वह त्वरण होता है, और जो आपका t है, t आपका समय होता है। ठीक है, चलिए दूसरे स्टेप में पहुंचते हैं। जब वो त्वरण ऋणात्मक हो, तो त्वरण जब माइनस होता है तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, जहाँ प्लस था वहाँ पे सिर्फ हम लोग को माइनस चेंज कर देना है। v बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस ए टी हो जाता है। ठीक है, और दूसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, और तीसरा है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ यानी कि 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब चलिए आगे नीचे दे रहा है, यानी गुरुत्व के अंतर्गत गति क्या होती है। जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर गति करती है तो वह गुरुत्वीय त्वरण g के अधीन पर गति करती है। ठीक है, देखिए कोई भी पिंड हो, यदि हम लोग उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होता है? कम होता जाता है। और क्यों कम होता जाता है? इसलिए कम होता जाता है क्योंकि जो पृथ्वी होती है अपने गुरुत्व बल के कारण उस पिंड को क्या करती है? खींचने लगती है। तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि जहां पर उसका वेग शून्य होता है वहां से जो है कि वस्तु नीचे गिरना प्रारंभ होती है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। तो उसके लिए अधीन जब रहती है तो इसके लिए जो एक फॉर्मूला बनता है v बराबर u प्लस माइनस जी टी। आप लोग जी टी आप लोग समझे होंगे, जी क्या है? जी आपका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, वहां पर सिर्फ त्वरण था तो ए इंडिकेट किया गया, यहाँ पर जी यानी पृथ्वी का जब त्वरण आ जाएगा तो यहाँ पर आपका जी इंडिकेट किया जाएगा। तो सेम फार्मूला जो है आपका वही है फ्रेंड्स, आपका तीनों फार्मूला आपका वही लगभग है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको क्या क्या चेंजिंग है मैं पूरा बता दे रहा हूँ। आपको दिख भी रहा होगा कि v बराबर u प्लस माइनस जी टी होता है, और h वो हाइट का काम करेगा, जो दूरी थी वो हाइट में आने लगेगी, और यहाँ से जो ऊंचाई h बराबर होगा यू टी प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये आपका गुरुत्वीय त्वरण के लिए है, आप लोग इसे याद रखेंगे, प्रत्येक फार्मूला आप लोग याद रखेंगे ऐसे। ठीक है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, और एस टी यानी 2 सेकेंड के लिए आपका होता है u प्लस माइनस 1/2 जी कोष्टक में 2t माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसे याद रखेंगे। नीचे भी कुछ दिया गया है, जब वस्तु ऊपर से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है, यानी सीधा नीचे की ओर गिरती है, तो g का मान धनात्मक लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा, जब वस्तु को ऊपर से गिराते हैं नीचे की तरफ तो आप जो है कि देखे होंगे कि जो पिंड होता है धीरे धीरे उसकी गति क्या होती है? बढ़ने लगती है, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है धीरे धीरे क्या होता है? इस पिंड पर अधिक लगने लगता है, इसलिए जो जी का मान होता है हमेशा क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो जी का मान वहाँ पे माइनस लिया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसका जो वेग होता है कम होने लगता है उस पिंड का। ठीक है, त्वरण उस समय जी का जो त्वरण क्या लेते हैं? जी का गुरुत्वीय त्वरण का जो मान लेते हैं वो किस में लेते हैं? माइनस में। अब जी का मान प्राय होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड या 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी 9.8 को यदि फीट में आप चेंज करना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, होता है, आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए आते हैं, नीचे दिया है गुरुत्वीय त्वरण जी के साथ मुक्त रूपेण गिरती वस्तुओं के समीकरण के चिन्ह। आप लोग इसे आप याद रखेंगे, जब वेग जी के अनुदिश हो अर्थात जी बराबर क्या? प्लस, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण है जो है प्लस में यदि होता है तो आप फार्मूला ये लगाएंगे, और गुरुत्वीय त्वरण यदि विपरीत यानी कि जब माइनस होता है तो उस समय ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, माइनस वाला। क्लियर है, आप इसे याद रखेंगे। तो अगले दिन हम लोग लेकर चलेंगे अभ्यास, यानी कि प्रश्नमाला आप लोग का चलेगा, यानी कि प्रश्न हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।